complex. Okay, let's start. So लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन देखा था, एक्सेस प्रेशर फंक्शन which tells you how much the pressure is higher or lower at a place at a time compared to what was the default pressure. Default pressure meaning when there was no wave, right? And alternatively, you have the SXT function that tells you
whether a particle at a certain x at a certain time is to the right or to the left of its mean position and by how much. तो और इसमें रिलेशनशिप हमने लिखा था कि you can find the excess pressure function by taking the bulk modulus with a negative sign and taking the x derivative of the displacement function. This is true for all wave shapes, not particularly for sine waves. And then let's say that if your wave is a sine function, if the wave is a sine function, sorry, traveling sine wave, then you get the pressure function, which is a cosine function, obviously, a negative cosine, and you get minus b k s naught in the front, and you get the cosine. तो इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन जो है वो बेसिकली वेव प्रोपगेशन के कारण, मान लो ये पाइप है तुम्हारा जिसका क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें आइडियल गैस है जिसका बल्क मॉडुलस b है, bulk modulus being how easy or difficult it is to compress the gas. And then you consider a cross section at a place x and a cross section at a place x plus dx, and the gas that is within this region is your system, right? तो उसको मैं अगर different color में mark कर दूं, वैसे तो सब गैस identical ही है, but just to highlight which is our system. And then क्या होगा कि as a result of the passage of the wave, जब वेव यहाँ से propagate करेगा तो कंप्रेशन डीकंप्रेशन जाएगा, तो ये वॉल्यूम यानी ये जो गैस है जिसका भी करंटली वॉल्यूम ADX है, A is the cross section area, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा एज अ रिजल्ट, और उसका प्रेशर जो यहाँ पे जनरेट हुआ होगा कंप्रेशन के कारण या जो भी इफेक्ट हो रहा होगा उसके कारण जो प्रेशर चेंज हुआ होगा जिससे इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, उसको हम बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन से रिलेट कर पाएंगे कि लेट्स से एज अ रिजल्ट ऑफ द वेव का पैसेज this cross section moves to this place and this cross section moves to this place. So now the gas occupies a higher volume, right? It is basically expanded, so its pressure would have fallen down. So we can relate that pressure and volume change. तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, ये वाला क्रॉस सेक्शन वेव के पैसेज के कारण, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो? सर dx से भी छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना वो तो? नहीं, वो होने दो, जरूरी नहीं है वो यहाँ पर होता हो, वो यहाँ आ सकता है, वो तो वेव के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. ये क्रॉस सेक्शन हो सकता है यहाँ पहुंच गया हो, ये क्रॉस सेक्शन और कहीं पहुंच गया हो. x plus dx by 2? नहीं, इतना स्पेसिफिक आंसर तुम कैसे दे सकते हो? उनके बीच में क्यों पहुंच जाएगा वो? यही तो SXT फंक्शन बताता है. तो अगर तुम इसमें SXT फंक्शन में ये वाला x डाल दोगे तो वो बता देगा ये क्रॉस सेक्शन कितना राइट को चला गया है. हाँ सर. और ये वाला जो चीज है ये कैसे मिलेगा? उसमें हम s of xt की जगह x की जगह dx plus dx डाल देंगे. करेक्ट. तो अब जो नया वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? a into s of x plus dx t minus sxt. Do you agree? Rather, this is the change in volume. सर a into sxt है. नहीं, हाँ सर. change in volume. Change in volume. Do you agree? क्योंकि अगर देखो पूरा ही अगर मैं डिटेल में लिख दूंगा तो नया वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? ये अब कौन से कोऑर्डिनेट पर है?
ये है x प्लस डी एक्स प्लस एस एक्स प्लस डी एक्स टी कोऑर्डिनेट है ये, राइट? ये वाला कोऑर्डिनेट। यस सर। यस सर। और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ये है x प्लस एस एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी एस एक्स टी। हाँ सर। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो वो ये रीजन आ जाएगा, इनटू ए कर दें तो ये न्यू वॉल्यूम हो गया, अग्रीड। और ओल्ड वॉल्यूम क्या है, ए डी एक्स। तो देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, इसका डिफरेंस। मतलब दो एडजेसेंट पार्टिकल्स के बीच का चेंज इन वॉल्यूम ढूंढ रहा है। नहीं एडजेसेंट पार्टिकल्स नहीं है वो, कोई एक क्रॉस सेक्शन मतलब ले। सेपरेशन बाय डीएक्स। हाँ, तो ये वाला फैक्टर समझा सबको। हाँ सर। और पुराना वॉल्यूम है तो जब डिफरेंस ले लोगे तो ये ए डी एक्स इससे कट जाएगा और अंदर का एक्स एक्स कट जाएगा, हाँ सर। तो बचेगा वही जो मैं पहले लिख रहा था, चेंज इन वॉल्यूम ये है। सही है। यस सर। चेंज इन वॉल्यूम अगर ये है तो बाय ओल्ड वॉल्यूम कर दें तो ए डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। बट तुम्हें पता है कि बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है क्या, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। तो देयरफॉर डेल्टा पी कितना हो गया, बी विद अ माइनस साइन इनटू डेल्टा वी बाय वी। यस सर। तो देयरफॉर डेल्टा पी हो गया माइनस बी, और डेल्टा वी बाय वी ये चीज है, लेकिन यही तो डी एस बाई डी एक्स है, डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव की। हाँ सर। ठीक है। ओके। सो इस तरह से वो चेंज इन प्रेशर का डेराइव हुआ, राइट? हाँ, इस तरीके से हमने ये डिराइव किया। और फिर अभी तो ये किसी वेव के लिए ट्रू नहीं था, इन जनरल ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिकली साइन वेव के लिए ट्रू है, किसके लिए ट्रू है। बट अगर अब तुम एस एक्स टी बोलो कि साइन फंक्शन है तो तुम्हारा डेल्टा पी एक्स टी माइनस कोसाइन हो जाएगा। यानी तुम्हें ऑलरेडी पता है, पिछली बार मैंने दोनों ग्राफ बनाए थे एक दूसरे के साथ साथ, कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स का जीरो आएगा वहाँ पे प्रेशर का मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। और उसमें भी देखने के लिए स्लोप का साइन देखना होगा, जहाँ पे स्लोप लार्ज और नेगेटिव होगी वहाँ पे प्रेशर लार्ज और पॉजिटिव होगा, जहाँ पे स्लोप लार्ज और पॉजिटिव होगी वहाँ प्रेशर लार्ज और नेगेटिव होगा। और होगा वो ऐसी जगह पे जहाँ एस जीरो होता होगा। तो एस का फंक्शन और डेल्टा पी का फंक्शन बेसिकली, अगर ये साइन फंक्शन है तो ये कोसाइन है बट विद अ माइनस साइन, राइट। सर एसएक्सटी का डेराइव कर सकते हैं कि वो इट्स लाइक सेम, और सिर्फ टर्म्स रिप्लेस कर दिए। एस एक्स टी का क्या, डेरिवेशन में है, सिर्फ टर्म्स रिप्लेस कर दिया, राइट? एस एक्स टी का डेरिवेशन में ये इसके लिए इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, वो सेम ही है ना, सिर्फ थोड़ा रिप्लेस। रिप्लेस कंपेयर टू। लाइक एक ही जगह एस नॉट आ गया वैसा। हाँ हाँ हाँ, बाकी सब सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। साइन वेव है तो उसका अंदर का फीचर तो सेम ही है। द ओनली थिंग इज कि इसमें जो कुछ हो रहा है वो इंस्टेड ऑफ हैपनिंग अप एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। राइट सर। और जो अप एंड डाउन एम्पलीट्यूड होता है ए, उसका हॉरिजॉन्टल काउंटर पार्ट है एस नॉट, कि पार्टिकल प्लस एस नॉट से माइनस एस नॉट के बीच में ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली। So therefore the important fact here is that the pressure amplitude is related to the displacement amplitude via this relationship. ये important है, तुम्हें याद रखना होगा for sine waves, only true for sine waves. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पिस्टन के मोशन से कंट्रोल होता है। पिस्टन अगर 2 सेंटीमीटर अंदर 2 सेंटीमीटर बाहर गया है, तो अगर पिस्टन एसएचएम कर रहा है 2 एम्पलीट्यूड का, तो गैस के अंदर सब पार्टिकल्स भी 2 एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड तो सोर्स से डिसाइड होता है कि वेवलेंथ है वेव का, ये कंट्रोल होता है कि पिस्टन कितना तेज चल रहा है। अगर पिस्टन जितना फास्ट चलेगा उतना छोटा वेवलेंथ का वेव बनेगा अंदर। और बी जो है गैस की प्रॉपर्टी है, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट टू कंप्रेस गैस होगा उतना वैल्यू ज़्यादा होगा बी का, ठीक है। तो इट मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट वन बाय वन द डिपेंडेंस, कि भाई अगर दो गैसेस हैं जिनका तुम कंप्रेसिबिलिटी सेम ले लो, उनके अंदर वेव भी सेम डाल दो,
तो केवल जिसमें ज्यादा पिस्टन अंदर गया होगा उसी के अंदर जो प्रेशर के पाइल अप हुए होंगे वो ज्यादा इंटेंस होंगे। आई मीन अगर तुम एक पिस्टन चालू कर दो और एक और पिस्टन चालू कर दो, बाकी सब सेम है, पिस्टन्स का दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तभी वेवलेंथ भी सेम आएगा के, और अंदर जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी सेम है, तो बी भी सेम है, लेकिन बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक पिस्टन लार्जर एम्पलीट्यूड की मोशन कर रहा है और एक पिस्टन स्मॉलर एम्पलीट्यूड की मोशन कर रहा है। तो जो लार्जर एम्पलीट्यूड की मोशन कर रहा है वो अंदर जो वेव डालेगा उसमें ज्यादा इंटेंस प्रेशर के वो आएंगे पीक्स। I mean the variation in pressure will be more steep. The highs will be very high, the lows will be very low. Pressure amplitude will be large. दूसरा कंपैरिजन तुम कर सकते हो कि अब पिस्टन भी सेम चल रहा है दोनों में, सेम डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन की, सेम फ्रीक्वेंसी से भी चल रहा है, लेकिन अंदर दोनों गैसेस अलग अलग हैं। एक ज्यादा कंप्रेसिबल गैस है तो उसका बी कम है, और जो हार्डर टू कंप्रेस गैस है उसका बी ज्यादा है, तो उसका बी ज्यादा है तो उसका बी के एस नॉट ज्यादा है, इसलिए उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन ज्यादा है। एक सेंस में पिस्टन, the piston which is pressing the harder to compress gas has to be driven by a stronger force to be able to go that much into the pipe as this piston, and as it goes it also produces more intense pressure variations everywhere in the pipe. Harder to compress gas के अंदर ज्यादा intense pressure variations बनेंगे। ठीक है, नहीं गौरव डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। न्यू वॉल्यूम चिन्ह में न्यू वॉल्यूम ऐसे है, मैंने सिंपली इस कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया तो ये बीच का डिस्टेंस आ गया, उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन है, ये क्रॉस सेक्शन है जो अब इतना डिस्प्लेस हो गया है, तो पहले ये x प्लस डी एक्स कोऑर्डिनेट पे था, और अब ये अगर इसके डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में x प्लस डी एक्स डाल देंगे तो पता चलेगा ये कितना डिस्प्लेस हो गया है। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो s ऑफ x प्लस डी एक्स टी है, और x प्लस डी एक्स पे तो ये था ही, तो इसका जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट आ गया है वो है x प्लस डी एक्स प्लस जितना डिस्प्लेस हुआ है वो। ठीक है, वही उसके लिए भी किया है, डिफरेंस ले लिया दोनों का, तो न्यू वॉल्यूम आ गया है, उसमें से ओल्ड वॉल्यूम माइनस कर दिया है तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes. ऑलराइट, तो इस पे जो है तुम्हें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोई वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है और उसमें इतना वेवलेंथ का वेव है और उसमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इतना है, तो आप बताओ कि बल्क मॉडुलस अगर इतना है तो कितना प्रेशर का मैक्सिमम होगा। ये एक मैं बोल दूंगा एक पाइप है जिसमें जो डिफॉल्ट प्रेशर है वो मान लो 180 है। अब हम इधर पिस्टन लगा के उसको SHM कराएंगे तो वो इसके अंदर साइन वेव्स ऑफ प्रेशर वेरिएशन डालेगा, राइट? तो अगर मैं बता दूं कि किस रेट से ये ऑसिलेट कर रहा है, और मैं बता दूं कि इसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मान लो c है, ठीक है, विच इज लेट्स से 300 मीटर पर सेकेंड, और मैं बोलूँ कि पिस्टन का जो ऑसिलेशन बाय द वे डैम्प्ड ऑसिलेशन है क्योंकि वो विस्कस गैस में मूव कर रहा है, तो और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो सब हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मान लो कि पिस्टन का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है, और पिस्टन का जो एम्पलीट्यूड है वो है 1 सेंटीमीटर, और इस गैस का जो बल्क मॉडुलस है, गैसेस का बल्क मॉडुलस काफ़ी छोटा नंबर होता है यूजुअली, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल compared to something like a solid or liquid. The bulk modulus of a gas is usually a very small number. तो let me say कि क्या वैल्यू ले लें, some small value, let's say, I mean it's not a small value, it will still be 10 की power 5 Pascal or whatever, 10 की power 5 Pascal ले लो, compared to solids and liquids which are like 10 की power 8, 10 की power 9। तो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड P max and P min in pipe, बताओ।
सर मैसेज co-host पे भेजना है. मैसेज पोस्ट हाँ, you can take 180 ms 10 की power 5 Pascal. ठीक है, ओके. आंसर तो पता नहीं मुझे, मगर आई गेस इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, तो इसमें जो है डिफॉल्ट प्रेशर दिया है. अगर तुम प्रेशर एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते हो तो डिफॉल्ट प्लस माइनस प्रेशर एम्पलीट्यूड विल बी मैक्स एंड मिन, राइट. और ये निकालने के लिए बी के एस नॉट चाहिए. बी पता है, एस नॉट पता है, के जो है वेवलेंथ से मिलता है 2 पाई बाय लैम्डा, और वेवलेंथ मिलेगा स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी से. स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी विल बी द वेवलेंथ and 2 pi by lambda will be the k, right? Right? ठीक है. All right. Now the next thing, Excuse me, sir. So could I have found using omega by c? yeah, I think I got a different answer doing that. omega is 2 pi frequency, so k would be omega by c, which is the same thing.
Got it, sir. Now, let's say that also another thing is basically to keep in mind. I told you this the last time also, that if you're trying to figure out anything about velocity, position, acceleration, all kinds of kinematical quantities in the longitudinal wave, then they can be found by thinking of its SXT function as a transverse wave. Right? So whatever is true for a transverse wave, all the things that we discussed in wave on a string, particle right जा रहा है, particle left जा रहा है, particle fast जा रहा है, slow जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, rest पर है, वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी ट्रू है. ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज कि ट्रांसवर्स में जो अप है उसको यहाँ पे राइट बोलना है, और ट्रांसवर्स में जो लेफ्ट है उसको यहाँ लेफ्ट, जो डाउन है ट्रांसवर्स में उसको यहाँ पे लेफ्ट बोलना है. तो इट विल बेसिकली गिव यू अ conversion factor into the longitudinal wave. The other things that are also identical between the wave on a string and sound wave is things like phase difference. So if you remember sine wave, as long as we are talking sine wave, phase difference हमने discuss किया था, एक problem भी किया था. Two particles, P is a particle, then Q and R are lambda by 6 away from it on either side, and then so this relationship is also valid for sound waves. I mean, it's a sound wave, it's a wave of pressure, but its mathematical description is still sinusoidal. So whatever is true for a sine wave of on a string is true for a sound sine wave in a pipe. ठीक है. ऑल राइट. तो अब जो है नेक्स्ट हम डिस्कस जो करेंगे वो होगा दो चीज हम डिस्कस करेंगे. एक तो हम ये करेंगे कि साउंड का जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिस्कशन है, which basically when we did it for wave on a string, we had a long discussion on it. We found kinetic energy, potential energy, power transmitted at a point. Over here, it is not that detailed. We will only be talking about power being transmitted at a point, not total energy contained between some 2 points or whatever. That kind of detail is not there in sound. I mean, it's there, we are not doing it. The other thing is, we can also, in analogy with wave on a string, where we did a derivation for finding the speed of the wave, जिसका आंसर था √T/μ, ये फॉर्मूला, इसका काउंटर पार्ट हम साउंड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो विच इज एसेंशियली स्पीड ऑफ साउंड. वेव ऑन अ स्ट्रिंग में जो ये फॉर्मूला था, इसका डेरिवेशन हमने किया था, आई थिंक, राइट? You remember we did a derivation where we took some part of the wave dx, and then we wrote tension, and then we produced the general wave equation, and then by comparison with the general wave equation we said कि उसमें जो coefficient लिखा है वो speed of wave on a string होगा. तो यही चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, साउंड के केस में भी किया जा सकता है. अगर तुम कंसिडर करो कि भाई तुम्हारा जो वेव है वो एक पाइप में चल रहा है, ठीक है, हम सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, बट लेट्स से इफ आई वांट टू डू इट फॉर अ पाइप, then what I have to do is I will say that there is a pipe, there is gas in it, and I'm going to pick two cross sections again, and the region between these two is my system for the purpose of the derivation. This gas, जो भी गैस इनके बीच में ट्रैप्ड है, जो चेंज होता रहेगा, मॉलिक्यूल्स तो आपस में अदल बदल करते रहेंगे, but some amount of gas will always be there. So this is at x, this is at x plus dx. Let the bulk modulus of the gas be b. Then I have to write Newton's second law, F equals to ma, for this system. तो इसको लेफ्ट से जो गैस है वो इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा? वो होगा इस जगह का प्रेशर इनटू ये एरिया. यस सर. इस जगह का प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर. P0 plus delta P. Into A is the force from the left. Agreed?
Yes. minus is the force from the right. ठीक है, so this produces ma, right? अब m कैसे लिखेंगे? मान लो इस गैस की डेंसिटी जो है वो रो है. देखो अगेन इशू ये है कि जब गैस में वेव चलेगा तो लोकली वो डेंसिटी को वेरी कराता हुआ जाता होगा, है ना? प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है तो डेंसिटी का भी वेरिएशन होता होगा. लेकिन अजम्पशन यहां पर भी वही है कि जो वेव इसके अंदर प्रोपोगेट कर रही है उसकी स्लोप स्मॉल है. अब आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्लोप स्मॉल होने का क्या मतलब है. स्लोप इसमें तो दिखेगी नहीं कोई, इसमें तो बस पार्टिकल्स का डेंसिटी का वेरिएशन दिखेगा. बट इफ आई प्लॉट इट अपवर्ड्स द डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, then we are saying that the wave that is formed there is of very shallow slope. The derivative is tending to 0. Make sense? So in that case, I can say that the density doesn't vary too much. I mean, it's a fine line to tread. Just like over here, if you remember, actual wave on a string में जब deformations होगा wave के कारण तो tension तो vary करेगा. जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होगा, जहाँ डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, वहाँ पे स्ट्रेस भी ज्यादा होगा तो टेंशन भी ज्यादा होगा. वाइस वर्सा, जहाँ पे स्ट्रिंग उतना डिफॉर्म नहीं होगा वहाँ पे टेंशन भी कम होगा. व्हिच इज ऑल फाइन, बट येट there is one unique value of t that shows up in this expression because we are saying that because the slope is kind of small, so it's almost the same tension everywhere. The same kind of logic applies here. There is both a variation of density along the pipe but also a sort of a average or a default density which will come in the formula like this. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इधर ma लिखना है. तो m कैसे लिखेंगे इसका? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो m हो गया इस रीजन के मटेरियल का, इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ d2 s by dt square. Do you agree? Yes, sir. है बराबर? Yes, sir. क्योंकि s ही रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट इन x. तो अब तुम देख सकते हो कि ये a उड़ गया, ये p नॉट भी उड़ गया, और मेरे पास जो है यहाँ पे विद अ माइनस साइन आ गया डेल्टा p x प्लस डी एक्स p माइनस डेल्टा p एक्स टी, और इधर का dx मैंने इसके नीचे ले लिया, और इधर मेरे पास रह गया रो डेल स्क्वायर एस बाय डेल टी स्क्वायर. ये जो लिखा हुआ है पूरा चीज, ये लिखा है d बाय डी एक्स ऑफ डेल्टा पी, करेक्ट, विद अ माइनस साइन. लेकिन डेल्टा पी एक्स टी मुझे पता है पहले से कि वो माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स होता है. तो ये तो उसका डेरिवेटिव है, तो ये बेसिकली हो जाएगा b डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर. डू यू एग्री? यस. ये हो गया b रो, जिसको मैं लिख दूंगा ये क्या हो गया, ये हो गया जनरल वेव इक्वेशन इन S. So we have produced the general wave equation, and then by comparison with the prototypical general wave equation, whatever is written here must be the speed of the wave of this particular form of wave. So we have found a formula for speed of sound in a gas.
समझा सबको ये? Yes, sir. And again you see that the ultimately the speed of this type of wave depends on the elasticity and the inertia of the medium. The देख लो previous page. The elasticity is expressed by B, bulk modulus. जितना ज़्यादा incompressible gas होगा, जितना ज़्यादा difficult to compress gas होगा, उतना उसका B ज़्यादा होगा, उतना वो ज़्यादा taut और snappy होगा, ठीक है? And जितना वो dense होगा, rho है वो denominator में, pressure वो density है, गौरव, ठीक है? This is the density of the gas. ठीक है, P मैं ऐसे लिखता हूँ, और जितना उसका डेंसिटी होगा उतना वो स्पीड कम करेगा. ये इस बिल्कुल कंप्लीटली एनालॉगस है टू अंडर रूट टी बाई म्यू, टी बीइंग द स्नैपीनेस ऑफ द मीडियम एंड म्यू बीइंग द लेथार्जी ऑफ द मीडियम. Similarly, B being the snappiness of the medium, how snappy or how quick to respond it is, and rho being the lethargy of the medium. जितना ज़्यादा रो है उतना dense gas है, उतना difficult to move around है, उतना slow propagation of sound है उसके अंदर, ठीक है? लेकिन अब क्या होता है कि unlike this expression which is ready to use, this is still not ready to use. And the trouble with that is, and this is something जो हम thermodynamics में एक बार touch upon किए थे briefly I think, but यहाँ पे हम उसको और expand कर सकते हैं. I think properties of material में, but I didn't get into in detail there because eventually we had to do it here. Is that when you talk of the bulk modulus of a gas, the thing with that is it's not a constant value. Bulk modulus or the compressibility of the gas actually depends on the kind of procedure you are doing to it. बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है उस प्रोसेस की. देखो, अगर तुम कोई सॉलिड लेते हो, स्टील, कॉपर, या कोई लिक्विड लेते हो, वाटर या एनीथिंग, एंड देन यू गूगल व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, राइट, देन यू विल गेट सम वैल्यू, maybe at some pressure or temperature or whatever, but you'll get some more or less a constant value. But with a gas you won't get a constant value because there is no constant value. The same gas under a different set of compressing conditions will be differently compressible. The same gas might become very hard to compress. It might also become very easy to compress. Depends on what the other conditions are. तो इस सेंस में क्या होता है कि सारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं दुनिया के, और हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बोला हो, आर बेसिकली ऑन अ स्पेक्ट्रम which ranges from isothermal to adiabatic. I know that we look at it as if there are a category of processes, adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric. But isochoric, isobaric are not really processes. They are just random words stuck to some kind of a situation. The real thermodynamic spectrum basically goes between isothermal and adiabatic. Nothing is perfectly isothermal and nothing is perfectly adiabatic also. So any real process, any real compression of a gas or expansion of a gas is somewhere on the scale. Maybe it is more isothermal, maybe it is more adiabatic. The reason why these two are the boundaries or why they define the limits of the spectrum is because they are based on two kinds of assumptions about heat transfer. तो basically क्या है, अगर तुम सोचो कि मान लो एक कंटेनर है, and you will have to go back for this particular discussion, you will have to go back to when we studied conduction, और मैंने तुम्हें बताया था कि solid का मॉडल क्या है, solid अंदर से कैसा दिखता होगा, that basically the idea of particles or atoms on springs, and so every solid is like a mesh which is kind of deformable and all. Anyway, you are used to that idea now because properties of matter भी हमने पढ़ा है. So we have been dealing with compressive deformable solids for a long time now. But let's say hypothetically, it is only hypothetical कि मेरे पास कुछ गैस है इधर trapped. These are ideal gas particles, so they are just zipping around and colliding with each other and colliding with the walls of the container. If I compress this gas, and assuming this is an assumption because it cannot be possible in reality, that the wall and piston are perfectly rigid. मतलब इसका जो मॉडल होगा उसमें अगर तुम अंदर देखोगे तो वो जो एटम्स हैं, नेबरिंग एटम्स, वो आपस में स्प्रिंग से नहीं कनेक्टेड है, वो भी कोई रिजिड रॉड से ही कनेक्टेड है, राइट. दिस इज ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल, नो रियल मटेरियल. एटम्स के बीच की जो फोर्सेस होते हैं वो रिजिड रॉड की तरह नहीं होते हैं, दे आर लाइक स्प्रिंग्स, which is why everything is compressible or deformable to some extent at the macro scale. But let's say hypothetically, for the sake of discussion, if I said
that assuming that this is a perfectly rigid material, तो इसकी जो wall है, हाँ तुम कह सकते हो spring constant of infinity also, गौरव, you could say that. इसकी जो wall है वो कोई भी energy absorb करने के capable नहीं है, because of course since it can't deflect, then it can't take any energy. So by definition every collision of the gas particle with the wall is elastic. इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जितना एनर्जी से मैं आके ठोका उतना एनर्जी से मैं चला गया, तो उसी को इलास्टिक कहते हैं. मेरा एनर्जी जो है किसी और के पास नहीं चला गया, अगर एक वन पार्टिकल कोलिजन की बात हो रही है. इन इलास्टिक तब होता है पार्शियली जबकि कंप्रेस हो जाए थोड़ा सा, सो दैट कि जब मैं टकरा के इसमें, तो मैं वापस जब रिकॉइल करूंगा तो स्लो डाउन हो जाऊंगा, राइट. आई मीन स्पॉन्जी चीज को हिट करेंगे तो रिकॉइल स्लो हो जाएगा. दैट इज व्हाई यू कैच थिंग्स आल्सो लाइक दिस, राइट. तो लेकिन अज्यूमिंग ये परफेक्टली रिजिड वॉल्स और परफेक्टली रिजिड पिस्टन है, तो देन दी पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द पिस्टन एंड द वॉल्स cannot transfer any energy to the walls or the piston. They go and hit and come back with the same energy. ठीक है. तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कोई एनर्जी वॉल्स में नहीं जा सकती, और क्योंकि वॉल्स में नहीं जा सकती तो ऑब्वियसली वॉल्स के थ्रू ट्रांसमिट होके बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिट कैसे होती है सॉलिड्स में, पहले उसका वॉल को कोई ठोकता है, रियल सॉलिड कह रहा हूँ मैं, जो डिफॉर्मेबल सॉलिड होता है, पहले उसका वॉल को एक पार्टिकल ठोकता है, वहां पे इसका भी एक पार्टिकल होता है. जब ये उसको ठोकता है तो वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक और पार्टिकल है और उनके बीच में स्प्रिंग है, तो थोड़ा पीछे चला जाता है, तो ये स्लो डाउन होके जाता है, और ये एनर्जी जो इधर मिल गई, ये ऑसिलेशन की एनर्जी फिर उसको अगले वाले को पास हो जाती है. एसएचएम भी तुम पढ़ चुके हो, वो अगले वाले को पास हो जाएगी फिर, और ऐसे करके वो आउटर वॉल पे भी आ जाएगी, राइट. और फिर यहाँ से दूसरा, अगर बाहर भी हवा है और वो स्लो मूविंग हवा है, ठंडी हवा है, तो जब ये उसको ठोक के एनर्जी दे देगा तो फिर वो स्पीड अप हो जाएगी, तो बेसिकली एयर भी गर्म हो जाएगी बाहर. So that is how it would leak energy to the environment. But if it's rigid, if the walls are perfectly rigid and the piston is perfectly rigid, then no energy can go from the gas particle to the wall. Therefore, it can't go through the wall outside. So energy of the particles remains with the particles. That is what you call adiabatic. I mean, it's a hypothetical scenario because there is no such physical object in the world which will not leak some energy. Maybe तुम बहुत padding लगा दो, कुछ भी कर दो, you can't make it perfectly rigid. You can't trap energy in some place permanently. It will eventually leak out because every material will absorb some energy to whatever extent. But hypothetical अगर हम लेते हैं, extreme mathematical idealize करते हैं, तो उसको बोलते हैं adiabatic. यानी कोई भी energy जो है इधर से इधर से इधर से इधर से बाहर नहीं जा सकता. अब इस प्रोसीजर में तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो, which is just a massive piston coming and hitting them. दूसरा केस कंसिडर करो, इसका एक्सट्रीम केस कंसिडर करो दूसरी तरफ से, जिसमें ये मटेरियल इतना ज्यादा स्प्रिंगी है कि नाउ इट इज जो है हाईली नॉन रिजिड. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई वुड से कि इतना नॉन रिजिड हो जाता कि ये खुद फ्लेक्सिबल जैसा, इतना नॉन रिजिड हो जाता कि ये खुद गैस का ही बना होता. दैट वुड बी द लिमिट ऑफ नॉन रिजिडिटी, राइट. तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा सॉलिड है जिसमें अंदर का पिक्चर हमारा ये वाला है, और अंदर भी जो स्प्रिंग लगे, मान लो बड़े लल्लू से स्प्रिंग लगे, ठीक है, इससे ये बना हुआ है पिस्टन, और ये इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं. तो आर यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल एबल टू सी दैट नो मैटर व्हाट टेम्परेचर यू स्टार्ट द गैस एट, व्हिच इज बेसिकली हाउ फास्ट दे आर मूविंग, दे विल स्लो डाउन ओवर टाइम. yes sir. Do you understand? Because as they hit those walls, the walls are highly boingy, right? They are very sponge like. So as it hits, a lot of that energy goes in the deformation, and this recoils with a very slow speed. And so this will basically leak energy out. This extreme case is isothermal. Now, of course, why are we calling it isothermal? इसमें तो energy leak हो रही है, गैस ठंडी हो रही है. Isothermal इस सेंस में है कि जब तुम इसको कंप्रेस करके इसको एनर्जाइज करोगे, क्योंकि आता हुआ पिस्टन इनको ठोकेगा तो ये स्पीड अप हो जाएंगे, लेकिन वॉल्स को ठोक ठोक के फिर ये वापस स्लो डाउन हो जाएंगे. तो इनका जो क्रेजीनेस है वो फिक्स्ड रहेगा, बिकॉज एक्सेस क्रेजीनेस ये वॉल्स को ट्रांसफर कर देंगे स्पॉन्ज लाइक मैनर में. इधर वो इशू, इधर दूसरा इशू है, इधर ये है कि जब ये पिस्टन नीचे आके इनको ठोकेगा और ये और स्पीड अप हो जाएंगे, तो दे आर ट्रैप्ड इन दैट claustrophobic container, right? None of the energy can go out. They can hit the walls as hard as they want, but they come back as hard, and so they keep colliding with each other and keep becoming crazier and crazier and crazier. So just like a rubber balloon, right? Which is like a rubber balloon? Which thing? Which situation?
The rubber balloon is more close to this. Yes. Right? गौरव isothermal ऐसे है ये. एक सेकंड रुको, चार्जर लगाना. हाँ, energy will leak from the piston also in this case, and it is isothermal because of the fact, isothermal का मतलब क्या है? ये adiabatic case है, perfectly adiabatic case है. These are adiabatic walls because they don't allow any leakage of energy. And this is the perfect isothermal case in the sense of कि जो भी एनर्जी पिस्टन से मिलेगा, पिस्टन के हिट करने से, वो एनर्जी वापस वॉल्स के थ्रू और पिस्टन के थ्रू एज थर्मल एनर्जी लीक आउट हो जाएगा. तो गैस का एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, यानी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. You guys understand how this is isothermal? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. अबे आइसोथर्मल ये ऐसे है. एडियाबैटिक क्लियर हो गया? एडियाबैटिक इसलिए है क्योंकि एडियाबैटिक तो ऑब्वियसली इसलिए कि एनर्जी बाहर नहीं जा सकती. तो अब तुम अगर पिस्टन भी नीचे लाओगे जिससे तुम और एनर्जी दे रहे हो वर्क करके, पिस्टन बड़ा सा बॉडी है, वो छोटा सा पार्टिकल को ठोकेगा तो उसको एकदम उड़ा देगा, राइट? दैट इज दैट पार्ट ऑफ physics which you studied as collision between m1 and m2, and then in the limit that you made m1 massive compared to m2. So if you remember, उसका आउटकम ये होता था कि जिस पार्टिकल से आता था उसका डबल से वापस जाता था और इसका स्पीड भी इसको मिल जाता था, 2u1 plus u2. If the hitting body was much more massive compared to the body being hit, then the outcome was that the body being hit recoiled with twice its velocity plus 1 times the velocity of the moving body also. तो ये पिस्टन जब नीचे आता है तो इनको ठोकता है और ये अपना स्पीड से डबल स्पीड से चलने लगते हैं, which is basically kinetic energy, which means temperature. So they are becoming hotter and hotter as the piston comes down. But as they are becoming crazier, there is no outlet for that crazy, right? They hit the walls, but they can do nothing. They can pass on nothing to the wall, so they come back with the same craziness, and just the system just keeps getting crazier and crazier as the piston comes down. So it heats up, but none of that heat can leak out. So it's adiabatic. This system, the piston comes down, hits them, makes them crazy, but as they hit the walls, they become slow because the walls are spongy. So they come back to that same level of crazy which they were. I mean, the energy that is coming in by hitting by the piston is eventually being passed to the walls of the container as well as back to the piston also. I mean, piston को hit करते हैं तो piston के अंदर वो vibrations ऊपर चले जाते हैं. तो गैस का अपना जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है और गैस जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है. तो ये आइसोथर्मल हो गया तुम्हारा. तो आइसोथर्मल तब होगा जब तुम्हारा कंटेनर हाईली नॉन रिजिड होगा, जिसे थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में हाईली कंडक्टिंग कहा जाता है. कंडक्टिंग का मतलब ही यही होता है. जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जिस चीज को हाईली कंडक्टिंग कहते हैं उसका मैकेनिकल मीनिंग ये है कि वो हाईली नॉन रिजिड है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में बहुत ही वीक फोर्सेस से अटैच्ड हैं, तो वो बहुत ऑसिलेट कर सकते हैं और वो ऑसिलेशन से अपनी एनर्जी दूसरे को पास कर सकते हैं. इसी तरीके से एनर्जी आगे चली जाती है. तो हाईली नॉन रिजिड और हाईली कंडक्टिंग आर वन इन द सेम थिंग, and highly rigid and non-conducting are one and the same thing. So the word non-conducting in thermodynamics means the word perfectly rigid in mechanics. Because heat is simply kinetic energy. Heat is ultimately, thermodynamics is ultimately mechanics only, right? So अब कोई रियल प्रोसेस, अब तुम लोग पहले मेरे को ये बताओ कि if this is the same amount of the same gas in both containers, then which do you think will be easier to compress? If I want to compress them, in which case do you feel are we going to have an easier time bringing the piston down? Isothermal.
मेक सेंस? क्योंकि जब तुम इन पे पिस्टन नीचे लाते हो तो ये और फास्ट होने लगते हैं, और वो फास्ट कहीं जा नहीं सकता है, तो ये वापस तुमको भी उसी फास्ट से ही ठोकते हैं. तो प्रोग्रेसिवली एज द पिस्टन कम्स डाउन एंड दे बिकम क्रेजी, दैट क्रेजीनेस इज आल्सो योर ऑब्स्टिकल, because they are going to bombard you with a bigger and bigger force, and you have to keep overcoming that to bring the piston down. In this case, their temperature becomes constant. They are able to leak energy out, so they always maintain that chill speed, and so they always bombard you at a chill speed, which is not much of an obstacle for you to move the piston. Temperature is kinetic energy ultimately, right? So any gas, the same gas, what I mean to say is that the same gas is differently compressible if you do it isothermally, and differently compressible if you do it adiabatically. And any gas is most compressible when compressed isothermally, and is least compressible when you try to compress it adiabatically. I mean, कोई real process इनके बीच में कहीं होता है तो gas की compressibility is somewhere between its most compressible and least compressible. And of course, if it's most compressible, automatically this is the smallest bulk modulus of this gas, and this is the largest bulk modulus of the gas, of the same gas. That's why the bulk modulus of gas is not a value but a spectrum, and which particular value will actually show up in a situation depends on how you are compressing it, how close you are to the isothermal or the adiabatic end of the spectrum. सबको समझ में आ गया पूरा डिस्कशन? तो इसका वेव से क्या कनेक्शन है ब्रो? वेव से ये कनेक्शन है, अभी मैं बताता हूँ वेव से क्या कनेक्शन है, बट आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको. Yes. मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ यहाँ पर कि the more adiabatic the compression process, the harder it is to compress the gas, and that means a large value of the bulk modulus, and vice versa for the more isothermal. अब इसका वेव से रिलेशन है कि वेव का प्रोपगेशन, साउंड वेव का प्रोपगेशन इन अ गैस, अब तुम रिलेट करो यहाँ पे इस चैप्टर को, वेव्स को और थर्मोडायनेमिक्स को. साउंड वेव जो गैस में प्रोपगेट कर रहा है इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशंस एंड एक्सपेंशंस व्हिच आर ट्रैवलिंग. यहाँ पे कंप्रेशन होता है, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, यहाँ कंप्रेशन होता है, फिर यहाँ एक्सपेंशन होता है, यहाँ कंप्रेशन होता है. तो अब propagating sound wave in a gas is simply a sequence of thermodynamic processes occurring alternately. I mean, thermodynamics में हम एक छोटा सिस्टम पे फोकस कर रहे थे जिसमें एक पूरा गैस को या तो तुम कंप्रेस कर रहे थे या एक्सपैंड कर रहे थे. अब ये जो पूरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये एक बड़े से गैस मीडियम का एक लोकल रीजन है जहाँ पे अभी लोकली कंप्रेशन हो रहा है, तो उसके बाजू वाले रीजन में एक्सपेंशन हो रही है, फिर उधर कंप्रेशन होगी तो यहाँ एक्सपेंशन होगी, फिर यहाँ कंप्रेशन होगी तो यहाँ एक्सपेंशन होगी. तुम लोग समझे मैं क्या कह रहा हूँ? The propagation of sound in a gas is essentially a sequence of thermodynamic processes alternatively happening, right? Now, the issue that arises is, and this actually arose historically also, कि ये फॉर्मूला जो है पहली बार न्यूटन ने डिराइव किया था. लेकिन जब ये बात आई कि अब क्या मैं इसको यहाँ पे मैं एयर का बल्क मॉडुलस डाल दूं और एयर की डेंसिटी डाल दूं, तो मेरे को एयर में स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगा इस फॉर्मूला से, और मुझे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली पता है स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से लोगों ने पहले से डिटरमिन किया हुआ था. स्पीड ऑफ साउंड वाज नोन एज अ डेटा लॉन्ग बिफोर न्यूटन. पीपल न्यू हाउ फास्ट साउंड ट्रैवल्स. दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिटरमिन. न्यूटन वाज बिल्डिंग द थियरी ऑफ हिज लॉज, राइट? हमने न्यूटन लॉज ये लगाया है, प्लस ऑल्सो ट्रीटिंग अ गैस एज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, अप्लाइंग मैकेनिकल लॉज ऑन इट. So whether or not Newton's derivation is correct ultimately hinges on whether this produces the actually known value of the speed of sound. तो न्यूटन जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसके सामने सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ पे बी वो क्या डाले, कि क्या साउंड का प्रोपगेशन एक्चुअल दुनिया में, रियलिटी में, ऑन अ डे टू डे बेसिस, अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो मेरे बोलने से, जो मेरे मुंह के सामने से लेकर तुम्हारे कान तक जो एयर है, उसमें जो साउंड वेव प्रोपगेट कर रही है, जो अल्टरनेटिवली कंप्रेशन एक्सपेंशन के प्रोसेस फॉलो कर रही है, वो लोकली वो जो कंप्रेशन हो रही है
is it more like an isothermal compression or is it more like an adiabatic compression? And Newton assumed it is more like an isothermal compression. And I guess we can all buy, although it turns out he was wrong, but we can see why he would think that, because adiabatic जो है उससे जो feeling आती है, जो generally सुन के लगता है कि adiabatic is when the thing is confined in a like you have artificially confined the gas and you are not allowing it to leak energy. But Newton assumed, and it seems reasonable also, कि भाई मैं खुले रूम में बात कर रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो जब मेरा साउंड वेव प्रोपेगेट करेगा और वो लोकली कहीं कंप्रेशन करेगा तो वो तो खुली हुई गैस है, लाइक इट्स नॉट कन्फाइंड गैस, इट इज इन कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द गैस आल्सो, जो उसका नेबरिंग गैस है उसके साथ वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इट्स वन कनेक्टेड मीडियम. सो इट सीम्ड रीजनेबल टू न्यूटन टू से कि जो बल्क मॉडुलस यहाँ लेना चाहिए एयर का, वो उसका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस लेना चाहिए. तो उसने जब उसका, अब एक और क्वेश्चन अब अराइज होता है विच इज रियली अ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन which you can get a question on by the way in thermodynamics, but we are studying it here. I actually left it there. ये POM में भी अराइज होता है क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी अराइज होता है, बट इसको यहाँ पे सबसे रीजनेबली एड्रेस करने का सिचुएशन है कि अगर कोई बोले कि भाई एक गैस है तो क्या उसका तुम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हो? तो हाँ, तुम कर सकते हो कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए, एक सेकंड क्या हो गया इसको? One second. तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे? बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन यूज करोगे और आइसोथर्मल का डेफिनेशन यूज करोगे. बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन है -dp ओवर dv by v, और आइसोथर्मल का डेफिनेशन है pv इज अ कांस्टेंट. तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हम बना सकते हैं बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन. तो अगर मैं इसमें से dp बाय dv बाय v एक तरफ कर लूँ विद अ माइनस साइन, तो मेरे को p मिलेगा केवल. Yani if you take a gas and you want to compress it isothermally, then its bulk modulus for that process is simply the pressure of the gas. I mean the pressure, the whatever is the pressure of the gas is also the bulk modulus of the gas. कि अगर एक गैस है तुम्हारे पास 1 atm प्रेशर पे और उसको तुम आइसोथर्मली कंप्रेस करना चाहते हो तो उसका बल्क मॉडुलस 1 atm, यानी 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल. तो obviously bulk modulus is not a constant, it also depends on the pressure because it is exactly equal to the pressure. A gas at a higher pressure has a higher bulk modulus, obviously because it is harder to compress, correct? लेकिन अगर तुम एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना चाहते हो, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, रियलिस्टिकली इनके बीच में कहीं आएगा फॉर एनी गिवन प्रोसेस, तो तुम बोलोगे ठीक है बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन मेरे को पता है -dp बाय dv बाय v है, और ये जो है ये पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है आपकी बार एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिलेगा बेसिकली, जब मैं बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्रिएट कर लूंगा यहाँ से, तो मेरे को अब की बार गामा पी मिलेगा. एंड यू कैन सी दैट गामा पी इज ऑब्वियसली बिगर देन पी सिंस गामा इज ऑलवेज बिगर देन 1. मतलब कि किसी भी गैस का एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस उसी गैस के आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस से ज्यादा होता है. यही तो कंक्लूजन हमने निकाला है तब से. It's harder to compress any gas adiabatically than it is to compress it isothermally. I mean, actually, for a gas, the bulk modulus will range from gamma p to gamma p. Realistically, process dependent है. जरूरी नहीं process perfectly isothermal या perfectly adiabatic हो, but उसका bulk modulus will be somewhere between p and gamma p. ठीक है. तो अब जब न्यूटन इस सिचुएशन में पहुंचा कि स्पीड ऑफ साउंड वो एक्चुअली अब प्रेडिक्ट कर सकता है बाय हिज डेरिवेशन, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन, दिस इज अ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन. ही सिंपली रोट सम स्टफ एंड केम टू अ फार्मूला.
तो अब ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग है कि अगर वो यहाँ पे करेक्ट जजमेंट यूज करे कि एक्चुअली दुनिया में क्या हो रहा है, कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो उससे करेक्ट आता है या नहीं आता है, विच इज ऑलरेडी नोन, द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑलरेडी नोन. सो ही अज्यूम्ड, लाइक आई टोल्ड यू, that the bulk modulus, the propagation of sound in air, in open air on a day-to-day basis is an isothermal process. The compressions that are occurring are basically isothermal because he thought गैस को बंद तो किया हुआ नहीं है, तो उसका एनर्जी तो इधर तो जा ही सकता है, तो एडियाबैटिक नहीं होगा, आइसोथर्मल होगा. और आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एयर का is simply the pressure. तो on any given day you know what the pressure of the air is. So then you put the pressure of the air here, you put the density here, which he did, and his value turned out to be around 220 meter per second, something like this, which is off from the actual temperature. के लिए control करना पड़ेगा, you must do it on the same temperature or whatever, but it is off by quite a significant factor, right? हमको पता है कि sound का speed is closer to 300, more like 330 than 220. ठीक है, तो हुआ ये कि न्यूटन ने अज्यूम किया कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. उसके बेसिस पे उसने उधर फॉर्मूला में बल्क मॉडुलस जो डाला वो आइसोथर्मल डाला, उससे जो प्रेडिक्शन आई वो एक्चुअली इनकरेक्ट आई. दिस वाज लेटर करेक्टेड बाय लाप्लास. यू हैव ऑलरेडी मेट लाप्लास बिफोर, वो जो यंग लाप्लास इक्वेशन वाला लाप्लास है. तो लाप्लास ने कहा कि जो एक्चुअली साउंड का प्रोपगेशन है हवा में वो इज क्लोजर टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस. And so what he did was, this is called the Laplace correction. और यही तुम्हें भी यूज करना है. तो अगर तुमसे स्पीड ऑफ साउंड का प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो तुम यही यूज करोगे, क्योंकि यही करेक्ट है. न्यूटोनियन वाला इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था. सो द Laplace correction is to basically, instead of using P, using gamma P. Which is what Newton did. And so therefore his prediction for the speed of sound would be gamma P by rho. ठीक है, and this gave a value which was like 310 meter per second or 315 meter per second, which is much closer to the actual value. In fact उस टाइम पे जो measured value था उसको भी अब correct किया गया है with better experimental methods, and the current value is much closer to the Laplace value than the old experimental value was. So it's even more correct now than it used to be when he did it, right? It was much closer to the speed of sound. So this is the correct formula, but हम इस फॉर्म में भी उसको बहुत कम यूज करते हैं. वैसे तुम्हें याद रखना है, लेकिन अब अज्यूमिंग कि आइडियल गैस है, तो तुम्हें ये भी पता है कि P जो है उसको तुम रो RT by M लिख सकते हो, M0, where M0 is the molar mass. PV goes to nRT का वर्जन है, V इधर ले लिया है, और N M0 by M0. ठीक है, so therefore C now becomes gamma RT by M0. ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें गामा R और M0 सब कांस्टेंट्स हैं. So the only dependence is on one property, which is temperature. So the speed of sound is controlled by temperature, and sound propagates faster on a hotter day. हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है. अर्नव, हर्षित, तुम दोनों पूछ रहे हो कि कैसे जस्टिफाइड है कि एडियाबैटिक मान लिया उसने. मैं बोलता हूँ अभी वो क्यों है. उसमें भी थोड़ा सा एक सर्टिलिटी है, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस इज द फॉर्मूला टू यूज. आई मीन दिस इज आल्सो करेक्ट, बट दिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स व्हिच डिपेंड ऑन ईच अदर. So it's always better to express something as a function of only one thing, then we know the complete. So this is the version you should preferably use, remember. इसमें बाकी सब, for a given gas, gamma and M0 are constant, R is a universal constant, so the only variable is temperature, and therefore speed of sound depends on temperature. The hotter the gas, the faster sound propagates in it. ठीक है. अच्छा, अब as to how is it justified or what reasoning did Laplace use to say कि नहीं, it's not isothermal, it's actually adiabatic, is actually quite interesting, and it's also not always correct. It turns out to be correct for air at a certain pressure at a certain temperature, which is ordinary air in rooms, but it can also vary from that situation also. I mean, you can create artificial situations in which Newton is more correct than Laplace. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक रीजन है जिसमें एयर है. ठीक है, ये एयर का रीजन है.
नहीं, रिदम तुम हमेशा आइडियल गैस ही अज्यूम करके करोगे। वैसे ठीक है, अगर दिया हो कि आइडियल गैस नहीं है, ऐसा मैंने देखा नहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक, लेकिन इफ दे डोंट से, इफ दे से कि इट्स नॉट एन आइडियल गैस, देन यू कैन स्टिल यूज दिस। तब उसके प्रेशर और डेंसिटी में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी भी करेक्ट है। ओके सर। लेकिन इन जनरल वो आइडियल गैस ही होता है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आइडियल गैस ही मानोगे तुम उसको, देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। सो मान लो ये गैस है एक रूम में, और यहाँ से किसी ने बोला, तो बोलने का जो इवेंट है वो एसेंशियली क्या है, सम डायफ्राम वाइब्रेट्स। मान लो एक रबर का शीट है, इट्स लाइक प्लेइंग अ गिटार स्ट्रिंग, बट इंस्टेड ऑफ गिटार स्ट्रिंग यू आर प्लेइंग अ सरफेस, जैसे ड्रम का मेम्ब्रेन होता है, राइट, वैसा ही है। तो ये वाइब्रेट किया, इसके वाइब्रेशन से इस रीजन में साउंड का प्रोपोगेशन हुआ। अब साउंड तो ऐसे फैलेगा, लेकिन हम अभी सामने सामने देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और डायफ्राम है जो इन रिस्पॉन्स टू यहाँ के लोकल प्रेशर वेरिएशंस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। दिस माइट रिप्रेजेंट द ईयर ड्रम, this might represent the vocal cords, but the basic mechanics is that there is a vibrating diaphragm that is the source of the wave, and there is a diaphragm that responds. This is the leaf that falls on the surface of the pond, this is the duck that dances to the wave, right? This is the sender of the wave, this is the receiver of the wave, but they're both basically the same mechanics, they're both diaphragms, right? अब जब ये वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो इसमें कहीं पे किसी रीजन में इसने हाई डेंसिटी क्रिएट कर दिया है, किसी रीजन में लो डेंसिटी क्रिएट कर दिया, ऐसे ऐसे हो रहा है। एक रीजन है जिसमें कंप्रेशन चल रही है, एक रीजन है जिसमें जिसमें रेयरफैक्शन चल रही है, ऐसा कुछ हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, साउंड फिर 3D में फैलता है, एक सोर्स से भी निकलता है, तो फिर वो पूरे मीडियम में ऐसे फैलता है, लाइक अ स्फीयर। विल कम टू दैट लेटर, बट अभी के लिए फिलहाल मैं इनके लाइन में देख रहा हूँ, सोर्स टू डिटेक्टर, राइट। आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ सर। यस सर। यस सर, ठीक है। ओके, एक्चुअली पावर कट हो गया एंड फोन इज आल्सो नॉट वेरी चार्ज, थिंक इट विल लास्ट फॉर 5-10 मिनट्स, होपफुली हो जाएगा। सो अब क्या हो रहा है, बेसिकली लाप्लास क्यों करेक्ट है? लाप्लास इसलिए करेक्ट है because if you are generating, let's say, some kind of sound, depends on the frequency of sound, let's say some frequency f, जितना ही frequency high होगा उतना ज्यादा छोटा wavelength होगा। छोटा wavelength से मेरा मतलब है कि space में the waves are more close together, which essentially means that the peaks and the everything are much closer together, बराबर। अभी अगर frequency high है तो टाइम पीरियड विच इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी काफी कम होगा, यानी एक पार्टिकल की ऑसिलेशन यानी एक जगह कंप्रेशन होने का जो टाइम है वो काफी छोटा होगा। तो अब क्या होता है कि इफ यू कंसिडर दिस गैस एज योर सिस्टम फॉर अ व्हाइल, दिस इज नॉट एन एनक्लोज्ड गैस बट आई एम स्टिल सर्कलिंग इट, दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल सिलेंडर, दिस गैस इज फ्री टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द गैस, राइट। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है साउंड की, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, तो जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। मान लो भाई फ्रीक्वेंसी से कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लो समथिंग लाइक 10,000 हर्ट्ज है, तो जो टाइम पीरियड है वो 10 की पावर -5 सेकेंड्स है। और ये किस चीज का टाइम पीरियड है? ये एक जगह पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन साइकिल का टाइम पीरियड है, क्योंकि एक साइकिल ही इस वेव में क्या है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, राइट, लोकली स्पीकिंग। वैसे तो वो एक वेव के चलने का टाइम है, यानी एक जगह पे बैठोगे तो पीक से पीक तक का टाइम है, लेकिन उतनी देर में तुम्हारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो गई होगी। तो कंप्रेशन वाला जो इवेंट है उसमें से वो उसका भी आधा होगा, क्योंकि आधे में कंप्रेशन होगी फिर रेयरफैक्शन होगी, लेकिन ठीक है, इतना टाइम स्केल है, राइट। सो इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल।
So what happens is कि जब वेव प्रोपोगेट करेगा तो किसी लोकल रीजन ऑफ लोकल पॉकेट ऑफ एयर में जब कंप्रेशन होगा, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चालू होगा कंप्रेशन का, जिसको चेक करना है कि वो आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, तो वो टाइम इतना कम है जितनी देर में वो खत्म हो जाएगा, राइट, is so little time that even though the compression will energize the gas here and cause them to become crazy, and they would like to hit their neighbors because they are not confined, they would like to hit their neighbors and pass on that energy, they are just not able to get to their neighbors in that small amount of time. If you take the RMS speed of these particles, which is roughly how fast they are moving around, random motion, and you multiply it to this time period, which is how much time they have before the compression is over, and you say, okay, khatam ho gaya कहानी, compression ही इतनी देर चल रहा है, तो it turns out कि the particle that wants to go and hit some other particle, जो compression का part हुआ और जिसको energy मिला, वो जितना उसका next neighbor से distance है on average, वो distance ज़्यादा है compared to वो RMS speed से इतने time में कितना चल सकता है. तुम लोग follow कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? Do you understand what I'm saying? देखो, एडियाबैटिक जो है, एनालॉजी से समझ सकते हो, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है. एडियाबैटिक का टेक्निकल मीनिंग ये है कि सिस्टम की एनर्जी सिस्टम के पास रहनी चाहिए. कन्फाइन करना जरूरी नहीं है, कन्फाइनमेंट तो मैकेनिज्म है. टेक्निकल जो मीनिंग है उसका वो ये है दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन विद द सिस्टम. सो लेट्स से मान लो कि तुम लोग एक क्लासरूम में बैठे हो, 50-60 people, and you have some money in your pocket, right? Everybody has different amount of money, so the total net worth of the classroom is some money. How can I make it an adiabatic process, meaning the money of the classroom remains with the classroom? One is I will simply lock the classroom from outside. तो तुम लोग आपस में तो एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों का कोई भी पैसा क्लासरूम के बाहर किसी इंसान के पास नहीं जा सकता. यहाँ पे पैसा is basically a proxy for energy, right? So it's an adiabatic process because I have confined you. The other way it could be adiabatic is I will not confine you. The room is open. You are free to run and go and hand over your money to whoever is outside the system. But it just so happens that the next people who are not part of the classroom are 1 kilometer away. And I give you only 5 seconds. I'm like, जिसको पैसे देने जाके दे दो, but 5 सेकंड में मैं बोल दूंगा प्रोसेस खत्म हो गई. तो तुम दौड़ोगे भी तो भी 5 सेकंड में तुम 1 किलोमीटर दौड़ के किसी और को पैसे नहीं दे सकते. तुम लोग दौड़ोगे, बट मैं जैसी t=5 सेकंड पे मैं बोल दूंगा पॉज, तो उस वक्त भी even though you are free and you are not confined, the money of the classroom is still with the classroom. It is just the process was so fast and the general motion ka speed was so slow and the distances to the next people who are outside the system were so great that you just could not hand over your energy to somebody else who's not part of the system. So by the technical definition of adiabatic, it is adiabatic. Make sense? Yes. Of course, all of this ultimately hinges on this frequency, and you can see that the higher the frequency of this sound, the smaller the time period, the smaller the time period, the more true this statement is, the more closer to adiabatic the process is. अब obviously तुम सोचो कि भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे केवल 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट कर रहा हूँ, which is not even audible, but of course you can generate a sound wave like that, तो उसमें तो टाइम पीरियड कुछ खास कम नहीं है, डिसेंट टाइम पीरियड है. और इतना टाइम पीरियड में पार्टिकल्स जाके किसी ना किसी को ठोक ही देंगे जो सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो जितना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा उतना प्रोसेस स्लाइड कर जाएगा टू आइसोथर्मल, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा उतना स्लाइड कर जाएगा टू एडियाबैटिक. सो इट्स रियली द फ्रीक्वेंसी दैट कंट्रोल्स whether the compressions and the rarefactions occurring are closer to adiabatic or closer to isothermal. It just so happens historically Laplace was more correct than Newton because the sounds that we were testing, jinka speed, auditory sound and all, are quite high frequency sounds. Had they been doing the experiment, or if we had been speaking at low frequency sounds, then Newton would have been more correct in saying that it's isothermal. It's the frequency which determines the time period, which ultimately determines how much time the particles have, which decides whether the process, whether the compressions, rarefactions are more adiabatic or isothermal. The higher the frequency, the more adiabatic it is. The lower the frequency, the more isothermal it is. ठीक है, सबको समझ में आ गया? Clear? Yes, sir. All right. But ये सब कहानी है. I mean, in the sense of you know this, it's good. But the main point is that the speed of sound is given by this formula. This is true for all gases. This is true for real ideal gases. Mostly you will get ideal gas cases. But you should also remember this. Ultimately, the formula is bulk modulus by rho. But it's not a usable formula
unless you know what the thermodynamics of the process is also. But in general, if you are given a problem and nothing is said about the thermodynamics of the situation, you go with this because this is the actually correct situation. और एक जो इसमें general case हो सकता है वो ये हो सकता है that they will give you neither an isothermal nor an adiabatic but some imaginary process. तो उसमें भी procedure same है. It is like some hypothetical process मैं बोल दूं. तो hypothetical process का bulk modulus भी तुम निकाल सकते हो. bulk modulus का definition use करना है और hypothetical process का equation use करना है. तो bulk modulus का definition है minus dp by dv by v और hypothetical process is let's say p2v की power 3 by 2 is a constant. तुम लोग समझ गए ये एक hypothetical process है. They will say a gas undergoes. हाँ, the default is adiabatic, Gaurav. Correct. The default is adiabatic. You must go with adiabatic, basically gamma p by rho, unless the problem itself presents some hypothetical process. कि भाई ऐसा हुआ किसी hypothetical situation में कि sound का propagation is not adiabatic nor isothermal. It is somewhat. This is what is occurring in the gas. Totally made up process. Then can you find the speed of sound? Of course you can. All you have to do is differentiate this and create the definition. कर लो इसको. अगर तुम differentiate करो और इसमें से dp by dv by v with a minus sign बना लो तो जो भी होगा उधर वो इस process के लिए इस gas का bulk modulus होगा. Then you will simply put it there in the formula C equals to under root b by rho and you'll get the speed of sound, assuming that this is the thermodynamics of the propagation of sound. You all understand this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. All right. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. Phone is about to die anyway. Let me send you some homework also sound का, क्योंकि ये सब चीजें अब हो गई हैं. You can do some amount of problems in sound also. ठीक है. तो by evening maybe I'll send you some homework also on sound. ठीक है. All right. Any Okay. question? Sir, can Thank you you, send sir. the recording of the doubt lecture? हाँ, I will send the recording also. Are you talking of this lecture today? No, sir, I was talking about the recording of the doubt lecture that happened, I think, yesterday. I must have sent. I'll check. I don't know if I recorded it or because there were like 2-3 people only and hardly any doubts from the booklet. Then I was solving somebody else's personal doubts, so I don't think I recorded it or something. That's cool, sir. ठीक है. अच्छा, हाँ, standing waves होता है. हाँ ना, वो मैं मार्क कर दूंगा. I'll send you by अभी थोड़ी देर में, maybe after lunch I'll send across. And standing waves वगैरह भी होता है इसमें, वो हम इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं. और वो वाला भी पार्ट एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा from a string to a pipe. So again, it will be helpful to think of waves as transfers and the whole system of harmonics, overtones, third, fourth, वो सारा का सारा इधर copy paste हो जाता है. So that part is not a big deal. We do have standing waves in sound. We'll discuss them. There are topics which are not in waves on a string, which are exclusive to sound, which we'll study after that. ठीक है? All right. ठीक है, फिर खत्म करते हैं. Thank you, sir. Bye. Bye, sir.